दोस्तों ये स्टोरी का 45वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। दिल्ली में बीच में आग जल रही थी। आग के उस तरफ विवान बैठा था और इस तरफ सांझ। सांझ विवान को घूर कर देख रही थी और एक पेड़ के सहारे टिक कर बैठे हुए ही अपनी आंखें बंद कर ली। सांझ को सोते देखकर विवान उठा और फोन निकालकर उसमें नेटवर्क देखने लगा। उसके फोन में नेटवर्क की एक लाइन ही शो हो रही थी। विवान ने एक मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। वह वापस अपनी जगह बैठ गया और पेड़ से सेटिंग कर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। विवान की आंखें बंद करते ही सांझ ने अपनी एक आंख खोलकर विवान को देखा। वह तो यह राक्षस सो गया, सांझ ने खुद से ही कहा। विवान को सोते हुए देखकर सांझ दबे पांव वहां से चली गई। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वह उसी रास्ते जा रही थी जहां से वह और विवान आए थे। नीचे देखकर चल रही सांझ किसी कठोर चीज से टकरा गई। वह नीचे गिरती कि उससे पहले ही उसके हाथ को किसी ने पकड़ कर उसे गिरने से बचा लिया। सांझ ने अंधेरे में चमकती दो आंखों को देखा और वह समझ गई यह कोई और नहीं विवान है। तुम तो सो रहे थे। हाँ, सो रहा था, जैसे तुम सोने का नाटक कर रही थी। बोलते हुए विवान ने सांझ को ऊपर खींचा और विवान के ऐसे खींचने से उसके सीने से जा लगी। विवान ने उसके बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी? सांझ ने विवान की बातें सुनकर उसके सीने पर दोनों हाथ रख उसे जोर से धक्का दिया और भागने लगी। धक्का लगने से विवान पीछे हो गया और उसकी पकड़ भी सांझ पर ढीली हो गई। इसी का फायदा उठाकर सांझ विवान से खुद को छुड़ाते हुए भाग गई। विवान ने उसे काली आंखों से घूरा और कुछ ही सेकंड में उसके आगे आकर खड़ा हो गया। सांझ जो पीछे देखते हुए भाग रही थी, उसका चेहरा विवान के सीने से जा टकराया और वह नीचे गिर गई। सांझ उठ पाती उससे पहले ही विवान उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ते हुए उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए एरोगेटली कहा, तुम्हें बचा सकता हूँ तो मार भी सकता हूँ। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? जाने क्यों नहीं देते मुझे? सांझ ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। विवान ने सांझ की आंखों में देखा। उसकी आंखें नम हो गई थी, उसकी आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। विवान ने सांझ को रोते देखकर उसके ऊपर से अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी। वह उसके ऊपर से हटते हुए खड़ा हो गया। सांझ ने अपना हाथ देखा। उसकी नाजुक कलाई पर विवान की उंगलियों की छाप दिखने लगी थी। तुम सच में एक राक्षस हो तो चुपचाप इस राक्षस की बात सुनो और तुमसे जो कहा जा रहा है वह करो, वरना यह राक्षस तुम्हें खा जाएगा। विवान ने अपनी बात खत्म करते हुए अपनी जेब से एक स्मार्ट लॉक वाला हैंडकप निकाला और उसे सांझ के हाथ में पहनाने लगा। यह क्या कर रहे हो तुम? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो तुम मुझे हथकड़ी पहना रहे हो, सांझ ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। विवान ने उस हैंडकप का एक हिस्सा सांझ को पहनाकर उसका दूसरा हिस्सा अपने हाथ में पहनाते हुए कहा, ऐसे ही रहोगी मुझसे बंद कर, अब तुम चाह कर भी भाग नहीं सकती। विवान अपनी बात कहकर वापस उसी जगह जाने लगा। सांझ को मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। मुंबई में विहान अपने रूम में आकर अपने हाथ में लगी गोली को निकालने लगा, पर गोली उससे निकल नहीं रही थी। झरना को समझ नहीं आ रहा था वह किस रूम में सोए। वह इधर से उधर टहलते हुए अपने सोने के लिए रूम ढूंढने लगी कि तभी हल्की सी आह की आवाज ने झरना का ध्यान अपनी ओर खींचा। झरना विहान के रूम के बाहर से ही जा रही थी। आवाज सुनकर झरना रूम में देखने लगी। डोर हल्का खुला होने की वजह से झरना को विहान का साइड फेस दिखने लगा। उसकी भौहें तनी हुई थी। थोड़ा जल्दी देखने के चक्कर में झरना एकदम से अंदर आ गई। आवाज सुनकर विहान ने झरना की ओर देखकर गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? झरना तो विहान की हालत देखकर हैरान हो गई थी। वह विहान की बातों को इग्नोर कर उसके पास जाकर परेशान होते हुए बोली, तुम्हें तो गोली लगी है, कितना खून भी बह रहा है। जाओ, जाकर सो जाओ। क्या तुम पागल हो? तुम्हें गोली लगी है, इतना खून बह रहा है और तुम मुझे सोने के लिए कह रहे हो? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। बोलते हुए झरना अपनी जेब से फोन निकालकर कॉल करने लगी। विहान ने उसका फोन छीन कर कहा, गोली मुझे लगी है, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ। पहले हमें लग रहा था, पर अब यकीन हो गया तुम सच में पागल हो। तुम्हें गोली लगी है और तुम डॉक्टर को बुलाने के बजाय मुझसे बहस कर रहे हो। बहुत शौक है ना मेरी मदद करने का, तो यह अब गोली तुम निकालोगी क्या? अरे हम डॉक्टर थोड़ी ना है, हम तो एक चोर। बोलते हुए झरना रुक गई और अपनी नजरें चुराने लगी।
क्या कहा तुमने? तुम क्या हो? विहान ने पूछा। हाँ, हम लड़की हैं। तुम्हें यहाँ रहना है ना? आज रात तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। दिल्ली में दोनों के हाथ में हैंडकफ से बंधे हुए थे, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं, एक साथ बैठे थे। सांझ अपने हाथ में पहनी हथकड़ी को देखते हुए सोचने लगी, कैसे वह जब छोटी थी तब अभिनव से उसे हथकड़ी लेकर उसके साथ खेला करती थी और वह आज खुद उसे पहने बैठी है। सामने तिरछी नजरों से विवान को देखा जो उसके बगल में बैठा था और आग को घूर रहा था। यह राक्षस, क्या करूं मैं इसका? सांझ बहुत ज्यादा थक गई थी, अब उसे नींद आने लगी थी। उसने अपने सर को विवान के कंधे पर रख दिया। विवान ने तिरछी नजरों से सांझ को देखा जो सो चुकी थी। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी विवान की पलकें भी भारी होने लगी थी। कब विवान भी सांझ के सर पर अपना सर रखकर सो गया उसे भी पता नहीं चला। मुंबई में झरना एक बाउल में गर्म पानी ले आई थी। वह बाउल को टेबल पर रखकर वहीं बैठ गई। विहान ने अपनी टी शर्ट निकाल ली। विहान को शर्टलेस देखकर झरना को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वह बिना पलके झपकाए विहान की शर्टलेस मस्कुलर बॉडी को देख रही थी। झरना का माइंड जैसे ब्लैंक हो गया था, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। विहान उसे आवाज दे रहा था, वह उसकी आवाज को सुन ही नहीं रही थी। विहान अब उसे कंधे से पकड़ हिलाते हुए कहा, क्या तुम यहाँ हो? हाँ, क्या हुआ बोलो? झरना ने होश में आते हुए कहा। गोली निकालो। हाँ, हम कैसे? जल्दी करो, विहान ने रूडली कहा। विहान के ऐसे कहने पर झरना ने पहले गर्म पानी से उसकी इंजरी को साफ किया, फिर चाकू उठाकर आगे बढ़ी। झरना के हाथ कांप रहे थे। विहान ने झरना के कांपते हाथों को देखा। विहान झरना के हाथ को पकड़ जहां गोली लगी थी वहां रखकर झरना को गोली निकालने का इशारा किया। झरना की आंखों में डर और दर्द दोनों ही दिख रहे थे। उसने जैसे ही चाकू थोड़ा अंदर किया विहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें दर्द हो रहा है? झरना ने कहा। तुम इस बारे में मत सोचो, गोली निकालो। झरना ने विहान की बात मानकर फिर से चाकू को थोड़ा और अंदर किया। इस बार भी विहान एक झटके से झरना का एक हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। विहान ने शब्द पर जोर देते हुए कहा, गोली निकालो। झरना ने अब विहान की बात मानकर चाकू को अंदर तक किया और गोली के अंतिम सिरे तक पहुंचकर उसे बाहर की तरफ धकेल दिया। इस दौरान विहान ने झरना की कमर पर अपनी पकड़ को और कस लिया। झरना को एक पल के लिए लगा कि उसकी हड्डियां अब टूट ही जाएंगी, क्योंकि विहान ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। गोली निकलते ही विहान की पकड़ ढीली हो गई। वहीं झरना ने भी सुकून की सांस ली। विहान अभी झरना के गले लगे हुए था। झरना ने विहान को खुद से दूर नहीं किया। वह विहान के गले लगे हुए ही उसकी इंजरी पर ड्रेसिंग करने लगी। ड्रेसिंग करने के बाद झरना ने विहान को दूर करना चाहा, पर विहान बेहोश हो चुका था। या तो बेहोश हो गए, हम कैसे इन्हें संभालेंगे? इनका वेट कितना ज्यादा है? बोलते हुए झरना विहान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। विहान उससे अलग ही नहीं हो रहा था। दिल्ली में सांझ नींद में ही पत्तों पर लेट गई थी और विवान भी उसके बराबर में ही सो रहा था। सांझ को पत्ते उसकी नेक पर चुभ रहे थे। वह बार बार नींद में ही अपने सर को इधर उधर रख रही थी, पर उसे आराम नहीं मिल रहा था। विवान ने जैसे ही अपना हैंडकप वाला हाथ सर के नीचे रखा, उसके ऐसा करते ही सांझ उसके और करीब आ गई। सांझ ने अपने सर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए विवान के सीने पर रख दिया, फिर अपने एक हाथ से उसकी कॉलर को पकड़कर सो गई। मुंबई में झरना ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। विहान का वेट झरना से संभल नहीं रहा था। उसने मुश्किल से विहान को उसी काउच पर सुला दिया। झरना विहान को एक नजर देखकर हंसते हुए बोली, यह लड़कों का वेट इतना ज्यादा क्यों होता है? हमारे जैसे लोग तो इनके नीचे ही दबकर मर जाएंगे। बोलते हुए झरना ने टेबल से पानी का गिलास उठाया और पानी पीने लगी। अगले ही पल ग्लास को अपने मुंह से दूर करते हुए बोली, यह क्या किया तुमने झरना? यह पानी तो अभी थोड़ी देर पहले इस हीरो ने पिया था, तुमने तो इसका जूठा पानी पी लिया। कहीं तुम्हें अब इससे प्यार ना हो जाए? अब क्या करोगी तुम? झरना बोलते हुए झरना ने एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया। अपने सर पर हाथ रखते हुए विहान को देखने लगी। कितने हैंडसम है या, बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे।
तुम्हें इससे प्यार हो ही गया तो क्या यह तुमसे थोड़ी ना प्यार करेंगे? तुम एक चोर हो। जैसे ही यह सच इसे पता चलेगा या हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। विहान को देखते हुए झरना खुद से ही बातें कर रही थी। छोड़ो, बहुत दूर की सोच रही हो तुम, क्यों ना इसकी बेहोशी का थोड़ा फायदा उठाया जाए। 2-4 सेल्फी तो ले ही सकते हैं इसके साथ। आफ्टर ऑल हमने इनकी इतनी मदद भी तो की है। खुद से ही बात करते हुए झरना ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और विहान के पास बैठते हुए सेल्फी लेने लगी। 1-2 सेल्फी में झरना ने अपने होठों को विहान के गाल के पास रखा हुआ था पाउट बनाकर। दिल्ली में अगली सुबह नींद में कब 2 लोग एक हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। विवान की जब आंखें खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों पर काले रंग की जाली नुमा चादर हो। विवान ने जैसे ही अपने एक हाथ से जाली नुमा चादर को छुआ तो उसे एहसास हुआ यह बाल हैं। सांझ के सारे बाल विवान के चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके कुछ बाल विवान के गले पर भी थे। विवान को अपने सीने पर किसी के दिल की धड़कन महसूस हुई। अपने एक हाथ से सांझ के बालों को एक तरफ कर विवान ने देखा तो सांझ उसके ऊपर चढ़कर सो रही थी। विवान ने अपनी आंखें बंद की और अपनी एक हाथ की मुट्ठी को कसकर भींचा। फिर मन ही मन खुद से कहा, क्या यह लड़की पागल है? यह मेरे ऊपर चढ़कर कैसे सो सकती है? क्या यह मुझे अपना वेट समझती है? बोलते हुए विवान हिलने लगा, पर उसके ऐसे हिलने डुलने से सांझ ने विवान की कॉलर को और कसकर पकड़ लिया। विवान ने अपना दूसरा हाथ हिलाना चाहा तो उसे एहसास हुआ उसने अपने दूसरे हाथ जिसमें हैंडकप पहना हुआ था उस हाथ से सांझ को कमर से पकड़ा। विवान ने दूसरे हाथ से सांझ को कंधे से पकड़ उसे हिलाया, पर सांझ फिर भी नहीं उठी। पहली बार किसी को किडनैप होने के बाद इतना सुकून से सोते देख रहा हूँ, विवान ने मन ही मन खुद से कहा। सांझ की गर्म सांसें विवान के चेस्ट पर पड़ रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी, या यूं कहें कि इरिटेट कर रही थी। विवान ने एक झटके से सांझ को पलटकर उसके ऊपर आ गया और उसे घूरने लगा। विवान के ऐसे करने से सांझ की भी आंख अब खुल चुकी थी। उसने आंखें खोलते हुए ही विवान का चेहरा देखा। जिस पोजीशन में विवान सांझ के ऊपर झुका था उसे देखकर कोई भी गलत समझता। सांझ ने भी विवान को गलत समझते हुए गुस्से से अपने दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली, यू राक्षस, क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम मेरे साथ? बताओ, क्या किया तुमने मेरे साथ? बोलते हुए सांझ एकटक विवान की काली गहरी आंखों में ही देख रही थी। विवान को सांझ का उसका ऐसे कॉलर पकड़ना अच्छा नहीं लगा। उसने अपना वेट एक हाथ पर संभालते हुए दूसरे हाथ से सांझ के बालों को पकड़ उसकी गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपने चेहरे के करीब उसका चेहरा लाकर दांत पीसते हुए कहा, दूसरों पर जाने से पहले एक बार खुद को देखो, तुम कैसे सो रही थी। और रही बात कुछ करने की, तो अभी कुछ किया नहीं है मैंने, पर अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। विवान बोलते हुए एकटक सांझ की आंखों में देख रहा था जो नम हो गई थी। शायद विवान ने कुछ ज्यादा ही कस कर सांझ के बालों को पकड़ लिया था। विवान की आंखें सांझ के आंखों से होकर उसके होंठों पर गई जो कांप रहे थे। सांझ की आंखों में दर्द देखकर विवान ने उसके बालों को छोड़ दिया और उसके ऊपर से उठकर बैठ गया। दोनों के हाथ हथकड़ी में बंधे थे, इसलिए दोनों ज्यादा दूर होकर भी नहीं जा सकते थे। ना चाहते हुए भी उन्हें एक दूसरे से सटकर ही बैठना पड़ा। मुंबई में विहान की जब आंखें खुली तो उसने खुद को काउच पर पाया। उसका शरीर एक चादर से ढका था। विहान को याद था कल रात वह ऐसे ही बेहोश हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था यह चादर उसे किसने ओढ़ाई। तभी उसकी नजर अपने बेड पर गई जहां झरना मजे से फैलकर सो रही थी। विहान उठा और टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर उसने उसे झरना के ऊपर खाली कर दिया। पानी पड़ते ही झरना उठते हुए गुस्से में बोली, साला सुबह सुबह होली कौन खेल रहा है बे? झरना की लैंग्वेज सुनकर विहान एक पल के लिए हैरान हो गया और उसे कंफ्यूजन में देखने लगा। सामने विहान को देखकर झरना ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, होश आ गया तुम्हें? कल तुम ऐसे बेहोश हुए थे मानो 2 साल बाद ही होश में आओगे। अपनी बकवास बंद करो और यह बताओ तुम मेरे बेड पर क्यों सो रही थी? यह देखो, एक तो हमने तुम्हारी इतनी मदद की, हमें थैंक यू कहने की जगह हमसे सवाल जवाब कर रहे हो। झरना ने विहान की बातों पर कहा। विहान झरना की बातें सुनकर समझ गया यह लड़की उसे किसी भी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं देगी। खुद से ही कहते हुए विहान ने झरना से कहा, सुबह हो गई है ना, चलो अब निकलो यहाँ से। विहान की बातों पर झरना ने कहा, अरे तुम तो हमें ऐसे निकाल रहे हो जैसे तुम अकबर हो और हम अनारकली।
अरे कम से कम चाय नाश्ते के लिए तो पूछो। विहान ने साइड टेबल से अपनी गन उठाई और उसे झरना के सर पर रखते हुए कहा, अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की और 2 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गई तो इसकी सारी बुलेट तुम्हारे खाली दिमाग में भर दूंगा। झरना विहान की गन देखकर ही डर गई थी। उसने दांत दिखाते हुए कहा, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, हमें तो भूख भी नहीं लगी। अच्छा बाय, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। बोलते हुए झरना विहान से दूर हो गई और जल्दी से रूम से बाहर चली गई। झरना के रूम से जाते ही विहान का फोन रिंग हुआ। उसने देखा रूहान उसे कॉल कर रहा है। विहान ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, रूहान ने उससे कई सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। विहान ने एक लाइन में आंसर किया, 1 घंटे में आ रहा हूँ, आकर बात करते हैं। विहान ने बात कहकर कॉल कट कर दी। जब से सांझ का किडनैप हुआ था, अंशिका का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। अंशिका ने रोते हुए अभिनव से कहा, आप विहान से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? मुझे पूरा भरोसा है विहान सांझ को उन लोगों की कैद से छुड़ाकर ले आएगा। अभिनव ने अंशिका को समझाते हुए कहा, यार तुम कैसी बातें कर रही हो? विहान की लाइफ में प्रॉब्लम कम है क्या जो उसे मैं अपनी प्रॉब्लम भी उसके सर पर रख दूं? सांझ को कुछ नहीं होगा, उसे मैं ले आऊंगा। अभिनव ने जैसे ही यह कहा तभी उसका फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर देखकर अभिनव समझ गया कि यह कॉल जोरावर की है। उसने जल्दी से फोन पिकअप किया और जोरावर की बातें सुनने लगा। तुझे एक मौका दिया था पर तूने वह मौका गंवा दिया कमिश्नर। अब तेरी बेटी तुझसे बहुत दूर जा चुकी है और अब वह तुझे कभी नहीं मिलेगी। अब तू मेरे खिलाफ इकट्ठे किए सबूतों को जला देगा, मेरे केस की फाइल बंद कर देगा और अपने भेजे हुए कुत्तों को वापस बुलाएगा। नहीं तो भूल जा कि तेरी कोई बेटी भी थी। जोरावर ने अपनी बात बोलकर बिना अभिनव की बात सुने कॉल कट कर दी। जोरावर कॉल कट करने के बाद मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और कहा, रुद्राक्ष आपसे मिलना चाहता है। सुनते ही जोरावर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, द माफिया किंग रुद्राक्ष राय चंद राव मुझसे मिलना चाहता है। बोलते हुए जोरावर जोर जोर से हंसने लगा। मुंबई में विहान के घर आने के बाद उसने रूहान को सब बता दिया था। रूहान थोड़ा गुस्सा हुआ पर विहान ने उसे मना लिया। रेडी होकर वह सभी बोर्ड मीटिंग के लिए चले गए। आज विहान को ओबराय कॉरपोरेशन का सीईओ बनाया जा रहा था। बोर्ड मीटिंग में किसी ने भी विहान के अपोजिट वोट नहीं किया। सब विहान को कियान की जगह देख रहे थे। सबके मन में एक ही बात थी, विहान कियान की तरह सब हैंडल कर लेगा। कियान की तरह ही अपने दुश्मनों का सामना करते हुए ओबराय एम्पायर को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मीडिया को सिर्फ यह न्यूज कवर करने की परमिशन थी, विहान की फोटोज क्लिक करने और ना ही उससे मिलने की परमिशन थी। इसलिए मीडिया को विहान की एक भी तस्वीर नहीं मिली। इंग्लैंड में एक लड़का जिसने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनी थी, वह अपने कलीग से बातें कर रहा था। तभी एक लड़की ने उसे पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख लिया। लड़के ने मुस्कुराते हुए उस लड़की के हाथ को पकड़ अपनी आंखों पर से हटाते हुए कहा, तू आज फिर कॉलेज नहीं गई क्या? भाई आप मुझे कैसे पहचान जाते हैं? क्योंकि ऐसे बच्चों वाली हरकतें सिर्फ तू ही कर सकती है। रचित ने ऋचा के सर पर मारते हुए कहा, चल अब यह बता यहाँ क्यों आई है? आंटी से मिलने। वह रूहान जी का फोन आया था, वह आंटी के बारे में पूछ रहे थे। ऋचा ने कहा, यह रूहान, इसे मेरे पास कॉल करने का टाइम नहीं है पर ऋचा को कॉल करने का टाइम मिल जाता है इसे। देखता हूँ चल क्या रहा है इस रूहान के मन में, रचित ने सोचते हुए खुद से कहा। दोनों बातें करते हुए एक रूम में आ गए जहां हॉस्पिटल बेड पर सीवी सालों से कोमा में है। रचित ने सभी को ऑब्जर्व कर उसकी रिपोर्ट देखकर ऋचा की तरफ देखते हुए सरनामे हिलाते हुए कहा, नो इम्प्रूवमेंट। दोनों बातें करते हुए रूम से बाहर आ गए। ऋचा ने डरते हुए रचित से पूछा, भाई हम इंडिया कब जाएंगे? मुझे इंडिया जाने की बहुत जल्दी है। डैड को पता चला ना, तेरा इंडियन एजेंसी में कॉल करके वीजा ही कैंसिल करवा देंगे, फिर इंडिया जाना तेरा सपना बनकर रह जाएगा। भाई आप डैड की धमकी क्यों देते हैं? मुझे तो विहान भाई से मिलना था, कितना टाइम हो गया उनसे मिले हुए। हाँ बात तो तेरी सही है, चल मैं कुछ सोचता हूँ। मुंबई में विहान शिव और शिवा चारों ऑफिस से एक साथ आए। आंसू हॉल में बैठी किसी से बातें कर रही थी। शिव ने आंसू को देखते हुए कहा, इसे कंपनी कौन दे रहा है? सबको देखकर आंसू ने अपने सामने बैठी लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। आंसू की बात सुनकर वह लड़की अपनी जगह से उठी और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। जैसे ही उसकी नजर विहान के चेहरे पर गई तो वह
हैरान हो गई तो वहीं विहान उसे घूरकर देख रहा था। आशु ने सबको हॉल में आते देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। बोलते हुए आशु अपनी जगह से उठी। आशु को उठता देखकर वह लड़की भी उठकर अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ मुड़ गई। विहान की आंखों ने जैसे ही उस लड़की को देखा उसकी भौहें सिकुड़ गई, तो वहीं उस लड़की के चेहरे के भाव भी एक सेकंड में बदल गए। क्या यह घर इस हीरो का है? झरना ने मन ही मन खुद से कहा। या यहाँ क्या कर रही है? विहान ने तिरछी नजरों से झरना को देखते हुए खुद से कहा। तभी उसकी नजर विहान से हटकर उसके बगल खड़े शिव पर गई। यह तो वही अंकल है। झरना ने शिव को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा। शिव बड़े ध्यान से झरना को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने इस लड़की को कहीं देखा है। कहाँ देखा था? मैंने इसे याद क्यों नहीं आ रहा? शिव झरना को देखकर सोचने लगा। फिर झरना को देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? शिव की बातें सुनकर झरना और डर गई, तो वहीं विहान उसे घूर कर ऐसे देखे जा रहा था। 2 दिन पहले शिव कार से उतरकर फोन पर बात करते हुए पार्किंग से निकल रहा था। उसके कदम ओबराय कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग की ओर जा रहे थे। तभी एक लड़की उससे आकर टकरा गई। सॉरी अंकल, हम थोड़ा जल्दी में थे, आज हमारा इंटरव्यू है। झरना ने शिव के सामने अपनी बात रखते हुए कहा। इट्स ओके बेटा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? शिव ने झरना को संभालते हुए कहा। नहीं अंकल, हम ठीक हैं। गुड, संभल कर जाना और अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट, शिव ने झरना से कहा और दोबारा फोन पर बात करने लगा। इधर झरना वॉलेट में से पैसे निकाल कर गिनने लगी। दरअसल झरना जानबूझकर शिव से टकराई थी। शिव का वॉलेट चोरी होने करने के लिए अभी झरना शिव के वॉलेट से ही पैसे निकाल कर गिन रही थी। शिव अपने फ्लोर पर आया। शिव के केबिन का डोर कार्ड से ओपन होता था। ऐसे लॉक का इस्तेमाल कंपनी की भलाई के लिए किया जा रहा था, ताकि कोई भी एम्प्लॉय कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना कर सके। शिव ने कार्ड निकालने के लिए अपना वॉलेट ढूंढने लगा, क्योंकि कार्ड उसके वॉलेट में था। जब काफी देर ढूंढने के बाद उसे वॉलेट नहीं मिला, तो वह समझ गया उसका वॉलेट चोरी हो गया है। शिव को याद आया, वह पार्किंग में थोड़ी देर पहले एक लड़की से टकराया था। अच्छा, तो वह लड़की चोर थी। बताओ क्या टाइम आ गया है, अब लड़कियां भी चोरी करने लगी है, शिव ने खुद से ही कहा। प्रेजेंट टाइम, मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। शिव की बातें सुनकर झरना के माथे पर सिकन आ गई। प्लीज अंकल, इस हीरो के सामने कुछ मत बोलना। अगर इसे पता चला हम चोर हैं तो यह हमें अभी यहाँ से निकाल देगा। झरना घबराई नजरों से शिव को देखते हुए खुद से ही मन बोल रही थी। पहले खाना, बातें बाद में, चलो सब फ्रेश हो जाओ। बोलते हुए आशु डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। झरना उस सिचुएशन से निकलने के लिए वह भी आशु के पीछे पीछे चली गई। विहान की नजरें अभी भी झरना को ही देख रही थी। शिव और शिवा के जाने के बाद रूहान ने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तू इस लड़की को जानता है? विहान ने ना में सिर हिला दिया। तो फिर तू इसे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे तू इसे पहले से जानता है? रूहान ने फिर से सवाल किया। विहान ने रूहान के सवाल का कोई जवाब न देते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। विहान को ऐसे रिएक्ट करते देखकर रूहान ने स्माइल करते हुए खुद से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। रूहान भी स्माइल करते हुए अपने रूम में चला गया। न्यूयॉर्क में सांझ रूम में इधर से उधर टहलते हुए एक हाथ का पंच बनाए दूसरे हाथ पर मारते हुए खुद से बातें कर रही थी। यह जानवर मुझे इतनी दूर ले आया है, मैं वापस कैसे जाऊंगी? अब यह लोग कितने अजीब है, हाथों में वेपन पकड़े इधर से उधर घूमते रहते हैं। सांझ को एक रूम में नजर बंद किया हुआ था। उसके रूम के बाहर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे, तो वहीं विवान लगातार अपने रूम में पंचिंग बैग को पंच किए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सांझ का चेहरा आ रहा था, उसकी बेवकूफी भरी बातें और उसका यूं उससे बात बात पर धमकी देना, राक्षस कहना, सब उसे एक एक कर याद आ रहा था। गौतम उसके रूम में आया, पर विवान ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो गौतम उसके सामने आकर पंचिंग बैग को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? तू किस बात का गुस्सा बेचारे इस पंचिंग बैग पर निकाल रहा है? गौतम के पूछने पर विवान ने उसे कुछ नहीं कहा। वह एक टक फ्लोर को घूरे जा रहा था। क्या तू उस लड़की के बारे में सोच रहा है? गौतम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। विवान ने जैसे ही गौतम की यह बात सुनी, उसने गौतम को अपनी ठंडी आंखों से देखा, जो गौतम के ऊपर बर्फ की बारिश कर रही थी। अगर तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसकी जान ले लेता। अभी विवान अपनी बात कहकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, तो वहीं गौतम उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा, तो तू उसके बारे में सोचने लगा है? अच्छा, सोच सोच, तेरे बाद ही तो मेरा नंबर आएगा।
इंडिया में सभी खाना खा रहे थे। झरना चोर नजरों से बार बार विहान को देख रही थी, जो बिना किसी भाव के अपना खाना खाने में लगा था। शिव ने झरना को एक नजर देखते हुए आंसू से पूछा, तुम दोनों मिले कैसे? शिव की बातों का जवाब देते हुए आंसू ने कहा, मैं मॉल से शॉपिंग करके बाहर आई थी कि तभी कुछ लोग इसे घेरे खड़े थे और इसे चोर कह रहे थे। बताओ, इतनी प्यारी मासूम बच्ची पर वह सभी चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। जैसे ही आंसू ने यह कहा, विहान ने एक नजर झरना को देखा, मानो कह रहा हो, यह तो शक्ल से ही चोर लगती है। तो वहीं आंसू की बात सुनकर रूहान को धक्का लगा और वह जोर जोर से हंसने लगा। विहान ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और रूहान पानी पीते हुए खुद से कहा, क्या यह लड़की सच में चोर है? विहान को यह चोरनी मिली कहाँ होगी? रूहान के पूछने पर भले ही विहान ने उसे कुछ नहीं कहा था, पर अब रूहान समझ गया था। विहान इस लड़की को पहले से जानता है। कितनी भोली मेरी बीवी एक चोर को घर में ले आई और उस ऊपर से उसे मासूम बता रही है। पता नहीं अब यह यहाँ से क्या क्या चुरा कर जाएगी। शिव ने आंसू की बातों पर मन ही मन खुद से कहा। झरना के एक्सप्रेशन तो ऐसे थे जैसे वह एक 5 साल की छोटी बच्ची हो। मुझे एक बात बतानी है आप सबको। आंसू की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। आंसू ने झरना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, यह अब से यहीं रहेगी हमारे साथ। बेचारी अनाथ है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। जहाँ झरना होठों पर हल्की सी स्माइल और आंखों में घबराहट लिए सबको देख रही थी, तो वहीं सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। विहान अपना खाना छोड़कर उठ गया और बिना कुछ कहे चला गया। विहान को जाते हुए देखकर झरना ने खुद से कहा, यह हीरो खाना छोड़कर गया है, लगता है अब यह मुझे खाकर ही अपना पेट भरेगा। न्यूयॉर्क में तुम्हें जोरावर एक फाइट क्लब में अपने आदमियों के साथ आया। वह वीआईपी रो में अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा था। उसकी आंखें एक टक रिंग में हो रही फाइट पर थी, जहां 2 फाइटर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और एक दूसरे को हराने में लगे थे। जोरावर के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह रिंग में ही हो रही फाइट का लुत्फ उठा रहा था। जब एक फाइटर ने दूसरे फाइटर को हरा दिया तो सब उसके लिए तालियां बजाने लगे। जीतने वाला उस फाइट क्लब के सबसे स्ट्रांग फाइटर में से एक था, जो कभी नहीं हारता था। तभी एक आदमी जो उस क्लब में सभी फाइटर को ट्रेनिंग देता था, वह जोरावर के बगल में बैठते हुए बोला, तो कैसा लगा आज का खेल? हमारे यहाँ के फाइटर कभी किसी से नहीं हारते। जो भी बाहर से आकर उन्हें चैलेंज करता है, उनकी हड्डियां तो वह इसी तरह तोड़ देते हैं। वह आदमी मुस्कुराते हुए अपने फाइटर की तारीफ किए जा रहा था। तुझे बहुत भरोसा है ना अपने फाइटर पर? वह कभी किसी से नहीं हारते, तो क्या तेरा या फाइटर तेरे फाइटर को हरा सकता है? जोरावर की बातों पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, क्यों अपने फाइटर की जान दांव पर लगा रहे हैं आप? यह जल्लाद है, जल्लाद। एक बार जो रिंग में इसके सामने गया, उसके बाद तो रिंग से उसकी लाश ही बाहर आती है। बोलते हुए वह आदमी हंसने लगा। तो ठीक है, फिर एक मौत का खेल हमारे साथ भी खेला जाए, जोरावर ने कहा। अगर आप यही चाहते हैं तो फिर यही सही, बुलाइए अपने उस फाइटर को जो मेरे फाइटर का रिंग में सामना करेगा। ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड पर एक छोटा सा विला टाइप घर बना था, जिसके बाहर की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वहां से उड़ने वाले परिंदों की भी खबर उन गार्ड्स को थी, जो हाथों में वेपन लिए बाज की तरह चौकन्ने थे। काले रंग के कपड़े पहने वह गार्ड वहां के दृष्टि को डेंजर लुक दे रहे थे। तो वहीं उस विला टाइप घर के अंदर एक आदमी, जिसके हाथ पर लोहे की चैन से बंधे थे, उसके शरीर पर इतने जख्मों के निशान थे कि उसे देखकर भी इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके जख्मों से खून निकल रहा था। उस आदमी के चारों तरफ गड्ढा था जिसमें आग जल रही थी। उसका शरीर आग की तपिश में झुलस रहा था, पर उस आदमी जिसके ऊपर यह जुल्म हो रहे थे, उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। वह होठों पर डेविल स्माइल लिए अपने सामने खड़े आदमी को देख रहा था, जो एक ब्लैक सूट पहने खड़ा था। जब जब तू मुझे ऐसे देखता है ना, तो जी चाहता है तेरी जान ले लूं। रेहान सिंह राठौर, रुद्राक्ष ने दांत पीसते हुए कहा। मेरे तो हाथ पैर भी बंधे हैं, तो फिर तुझे डर की बात क्या है? ले ले मेरी जान, रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देखकर रुद्राक्ष गुस्से से भर गया। कब तक, आखिर कब तक तू मेरे जुल्म को सहता रहेगा? अपने मुंह पर लगे इस ताले को खोल क्यों नहीं देता? बता क्यों नहीं देता मुझे उस राक्षस के बारे में? तूने खुद उसे मारा है, फिर भी आज तक तू इसी खौफ में जी रहा है कि वह जिंदा है। कमाल है ना, उसके मरने के बाद भी उसके जिंदा रहने के खौफ के डर से तू पल पल मर रहा है। रेहान ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, झूठ झूठ झूठ, और कब तक झूठ बोलेगा तू? रेहान, यह तू भी जानता है और मैं भी, वह मरा नहीं जिंदा है।
कियान ओबराय की जब तक लाश मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक वह मेरे लिए जिंदा ही रहेगा। तो ठीक है, तू इसी वहम में रह कि वह जिंदा है, रेहान ने कहा। वेल, तेरे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है, पर अब तू अपना मुंह खोल ही नहीं रहा है तो मैं भी सोच रहा हूँ तुझे बताऊं या नहीं, रुद्राक्ष ने इधर से उधर चक्कर लगाते हुए कहा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, चल तुझे बता ही देता हूँ, तेरी बीवी जिंदा है। जैसे ही रुद्राक्ष ने यह कहा, रेहान उसे हैरानी से देखते हुए बोला, तू झूठ बोल रहा है ना? काश कि यह झूठ होता, पर यह सच है, वह जिंदा है। किस्मत वाली है तेरी बीवी, बच गई थी मेरे वार से। वह जिंदा है, पर एक जिंदा लाश बनकर 20 सालों से कोमा में है। रेहान सिवी के जिंदा होने की खबर सुनकर खुश हो गया। उसे तो आज तक यही लग रहा था उस हादसे में सिवी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। देख, मैंने तुझे तेरी बीवी के जिंदा होने की खबर दी, अब तू भी बता दे कहाँ है वह राक्षस। रेहान रुद्राक्ष की बात पर हंसा, फिर हंसते हुए कहा, सही कहा तूने, वह राक्षस है। राक्षस, ज्यादा शोर मत मचाओ, जाग जाएगा। वह सो रहा है अभी गहरी नींद में। जिस दिन वह जाग गया ना, वह दिन तेरा आखिरी दिन होगा, रेहान ने रुद्राक्ष की बातों का जवाब देते हुए कहा। रेहान की बातें सुनकर रुद्राक्ष हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तो मेरा शक सही निकला, जिंदा है वह। चल अब बता दे कहाँ रखा है उसे, ताकि मैं उसे हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला सकूं। यह तो मुझे भी नहीं पता वह कहाँ है, पर तू चिंता मत कर, वो एक दिन जरूर आएगा तुझसे अपना बदला लेने। रेहान, तुझे क्या लगता है अब मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं इस दुनिया को छलनी में छान कर रहूंगा, पर उसे ढूंढ निकालूंगा और तेरे ही सामने अपने हाथों से मारूंगा, और उसके बाद तुझे मारूंगा। वैसे भी तू सबके लिए मर ही चुका है, तेरा बेटा भी यही सोचता है तू मर गया है। तू राघव की तरह ही है, तुझे भी उसकी तरह सिर्फ बातें करनी आती हैं। एक बार धोखे से वार किया तो तुझे क्या लगा तू जीत गया? नहीं रुद्राक्ष, तेरी यह जीत ही तेरी सबसे बड़ी हार होगी। यह मत भूल, विहान और रूहान अभी जिंदा हैं, वह तेरे हर वार का तुझे मुंह तोड़ जवाब देंगे। रेहान ने रुद्राक्ष की बातों का जवाब देते हुए कहा, विहान और रूहान तुझे बहुत भरोसा है दोनों पर, उन्हें तो मैंने ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है, दोनों कभी उस चक्रव्यूह से निकलकर ही नहीं आ पाएंगे। वह जहां तक देखेंगे उन्हें उनकी मौत ही दिखेगी। कदम कदम पर मैंने उनके लिए मौत बिछाई है। मौत, तू फिर गलती कर रहा है रुद्राक्ष, उन्हें मिसअंडरस्टैंड करके। वह दोनों कोई आम इंसान नहीं है, विहान ओबराय और रूहान सिंह राठौर। जब तू उनके बाप का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तू तब उन्हें मार नहीं पाया जब वह 5 साल के थे, तो अब तो वह 25 साल के हो गए हैं, तू क्या ही कर लेगा उनका। रेहान की बातें रुद्राक्ष को गुस्सा दिला रही थी। रुद्राक्ष ने अपने एक आदमी की तरफ देखकर, उस आदमी ने रुद्राक्ष का इशारा समझते ही उसने अपने जेब से रिमोट निकालकर एक बटन प्रेस किया। वह गड्ढे जिनमें आग जल रही थी वह फ्लो में तब्दील हो गए। रुद्राक्ष रेहान के पास गया, उसके मुंह को अपने हाथ में लेकर जोर से दबाते हुए दांत पीसते हुए कहा, जी तो चाहता है तेरी जान अभी ले लूं, पर नहीं, तुझे अपने बेटे और विहान की मौत की खबर भी तो सुननी है। और रुद्राक्ष अपनी बात बोलकर जाते हुए अपने आदमियों से बोला, कोई कमी ना रहे इसकी मेहमान नवाजी में। रुद्राक्ष के कहते ही एक आदमी बकेट में पानी भर के ले आया। बकेट में से धुआं निकल रहा था, जो इस बात का सबूत था बकेट में रखा पानी गर्म है। उस आदमी ने बकेट का सारा पानी रेहान के ऊपर फेंक दिया। रेहान के जख्मों को जैसे गर्म पानी ने छुआ, उसकी चीख निकल गई, उसका शरीर और चेहरा पूरा लाल हो गया। वह लोग इसी तरह रेहान को टॉर्चर कर रहे थे 20 सालों से, पर रेहान उसके आगे अब तक नहीं झुका था। इधर न्यूयॉर्क में तो बुलाइए अपने उस फाइटर को जो रिंग में मेरे फाइटर का सामना करेगा, आदमी ने कहा और मुस्कुराने लगा। तभी उसकी बात सुनकर जोरावर ने एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां से विवान अंदर आकर खड़ा रिंग में हो रही फाइट को देख रहा था। जोरावर की नजरों का पीछा करते हुए उस आदमी ने भी उस ओर देखा जहां विवान खड़ा था। वह विवान को देखकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, क्या यह है लड़ेगा फाइट? अरे इसे कहीं फिल्मों में जाकर काम करने के लिए कहो, इतनी अच्छी शक्ल है इसकी, बिल्कुल हीरो जैसी। खामखा इसकी इतनी अच्छी शक्ल बिगड़ जाएगी। विवान सच में बहुत डेविल और स्मार्ट लग रहा था, क्योंकि उसका ऑरा बिल्कुल कियान जैसा था, दिखने में हीरो और अंदर से डेविल, जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। विवान ने डार्क ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी थी। शर्ट के 2 बटन खुले थे, उसकी बाजू कोहनी तक फोल्ड थी।
विवान की काली गहरी आंखें एक ब्लैक होल जैसी थी जिसमें कोई भी गुम हो जाए। उसका बिना एक्सप्रेशन वाला चेहरा लोगों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। विवान जोरावर का इशारा मिलते ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने शर्ट और रिस्ट वॉच निकालकर गौतम को पहना दी। विवान रिंग में आकर उस फाइटर के सामने खड़ा हो गया। रेफरी के इशारे पर फाइट शुरू हुई। विवान के सामने खड़े फाइटर ने विवान के मुंह पर एक पंच मारकर उसके चेहरे को एक तरफ झुका दिया और मुस्कुराने लगा। विवान को पंच पड़ते देखकर जोरावर के बराबर में बैठा आदमी भी मुस्कुराने लगा, पर जोरावर वह अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लिए रिंग में हो रही फाइट को ही देख रहा था, जैसे वह जानता हो इस फाइट को कौन जीतेगा। इधर विवान ने रिंग में अंगूठे से अपने होंठ के कोने से निकल रहे खून को साफ किया और होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया। फिर राइट हैंड का पंच बनाकर पूरे फोर्स के साथ बिना वार्निंग दिए सामने खड़े फाइटर के चेस्ट पर मारा। पंच पड़ते ही वह फाइटर धड़ाम से नीचे गिर गया और दर्द से कराहने लगा। जोरावर के बगल बैठा आदमी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कैसे एक हीरो जैसा दिखने वाला लड़का एक ही पंच में अपने से दुगने फीट वाले फाइटर को नीचे गिरा सकता है। विवान ने जोरावर की तरफ देखा तो जोरावर ने अपने एक हाथ को गले पर रखकर उसे मारने का इशारा किया। विवान को इशारा मिलते ही विवान ने उस फाइटर की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसकी गर्दन को तोड़ दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज ने शोर को कम कर दिया। वहां खड़े सभी लोग जो उस फाइट को देख रहे थे, अपने सामने एक फाइटर को इतने बेरहमी से मरते देखकर उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वह सभी अपनी सांसें रोककर खड़े थे। विवान रिंग से निकलकर गौतम से अपनी शर्ट लेकर पहनने लगा। तो अब क्या बोलेगा तू मेरे फाइटर के बारे में? बोलते हुए जोरावर हंसने लगा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, जोरावर शेर पालता है, कुत्ते नहीं, और मेरे इस शेर का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मेरे एक इशारे पर मेरा यह शेर किसी को भी चीर फाड़ सकता है। जोरावर अपनी बात बोलकर उठकर वहां से चला गया। वह आदमी बस एकटक कभी विवान तो कभी रिंग में मरे पड़े अपने फाइटर को देखता रह गया। जोरावर ने विवान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई शेर, चल थोड़ा एंजॉय करते हैं। जोरावर विवान को अपने साथ लेकर चला गया। विवान भी बिना कुछ बोले उसके साथ चला गया। वह लोग फाइट क्लब से निकलकर एक बार में गए। वह बार इंडियन बार था। वहां काम कर रहे सभी लोग इंडियन थे। बार में बहुत भीड़ थी। लगता है चमेली का डांस शुरू हो गया, जोरावर ने कहा और अपने साथ विवान को लिए आगे बढ़ गया। विवान को ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं था, पर विवान जोरावर को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता था। आज भी वह जोरावर के लिए ही ऐसी जगह पर आया था। चमेली का डांस शुरू हो गया था। लोगों की भीड़ ने चमेली को घेरा हुआ था। सब उसके आगे पीछे नाच रहे थे। चमेली गाते हुए सबके बीच ठुमके लगा रही थी। वह आदमी जो चमेली को छूने की कोशिश कर रहे थे, चमेली खुद को उनसे बचाते हुए गाते हुए नाच रही थी। जोरावर भी अब भीड़ से निकलकर विवान को अपने साथ लेकर आ गया। चमेली उसके सामने ही नाच रही थी। जैसे ही चमेली की नजर विवान पर पड़ी, उसके होठों पर हंसी तैर गई। चमेली विवान को निहारने लगी, फिर आगे बढ़कर जोरावर को साइड करते हुए विवान के आगे पीछे घूमते हुए गाते हुए नाचने लगी। फिर विहान की कॉलर पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए विवान के हाथ अपनी कमर पर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए गाने लगी। विवान ने एक झटके से चमेली के हाथों को अपने गले से निकाल दिया और जाने लगा, तो चमेली नाचते हुए उसके पीछे से आगे निकलकर आई और उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने नाचते हुए गाने लगी। इंडिया में आंसू ने झरना को उसका रूम दिखाते हुए कहा, राइट साइड से शुरू के 3 रूम छोड़कर उसके बाद वाला रूम मैं तुमको देती हूँ। तुम उसी रूम में रहोगी। आंटी आप कितनी अच्छी हैं, आप हमें जानती भी नहीं और हमें अपने घर में ले आई और अब हमें यहाँ रहने के लिए जगह भी दे रही हैं। झरना ने आंसू को देखते हुए कहा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हारी जैसी मेरे पास भी एक बेटी है। हाँ, तुमसे थोड़ी छोटी है उम्र में। लड़कियों के सर पर छत होना कितना जरूरी है, यह मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बात को जारी रखते हुए आंसू बोली, तुम्हें पता है विहान की जान है, वह बहुत प्यार करता है वह अपनी बहन से। अब से तुम इसे अपना ही घर समझो। आंसू प्यार से झरना के गाल को सहलाते हुए कहा, अपनी बहन से इतना प्यार और दूसरी लड़कियों से भागता है जैसे वह लड़कियां ना होकर चुड़ैल हों। झरना ने मन ही मन खुद से कहा। झरना ने झुककर आंसू के पैर छू लिए। अरे यह क्या कर रही हो, बेटियां पैर नहीं छूती पर बहू तो छूती है ना, झरना ने मन ही मन खुद से कहा।
जाओ अब जाकर आराम करो, आंसू ने कहा तो झरना चली गई। झरना कॉरिडोर में गुनगुनाते हुए जा रही थी, तभी किसी ने उसकी बाहें पकड़कर अंदर खींच लिया। झरना कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक हाथ ने उसके मुंह को ढक दिया। झरना ने अपने सामने खड़े शख्स को देखा, वह विहान था। विहान ने अपनी काली गहरी आंखों से झरना को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? हम झरना है और यहाँ हमें आपकी माँ लेकर आई है। झरना ने डरते हुए कहा, तुम नदी, झरना, समुद्र जो भी हो, कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। हम क्यों जाएं? हमें यहाँ आंटी लेकर आई हैं और अब से हम यहीं रहेंगे। झरना ने विहान की आंखों में आंखें डालकर कहा। विहान ने झरना के बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, कल सुबह तुम मुझे यहाँ दिखनी भी नहीं चाहिए, वरना क्या? बार बार तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। हम डरते नहीं हैं तुमसे, और अगर तुमने हमें यहाँ से जबरदस्ती निकाला ना तो हम आंटी को बता देंगे तुम्हें गोली लगी है। तुम मुझे धमकी दोगी? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर? विहान की बातों पर झरना ने कहा, साला तुम हिम्मत की बात तो ना ही करो। हमसे अच्छों को हमने अच्छा सबक सिखाया है। फिर चुटकी बजाते हुए आगे बोली, तुम्हें तो हम यूं हरा देंगे। विहान ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, और रियली? अब झरना से दूर हो गया था। झरना विहान के करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यकीन नहीं आता तुम्हें? तो अभी प्रूव करके दिखाते हैं तुम्हें। दिखाओ फिर। झरना विहान की बात सुनकर विहान के बेड पर जाकर बैठ गई और विहान को इशारे कर उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। विहान के सामने बैठते ही झरना दोनों के बीच में एक पिलो रखा, फिर अपना एक हाथ पिलो पर रखते हुए विहान को पंजा लड़ाने का इशारा किया। क्या यह पागल है? हाँ, या सच में पागल है? क्या इसे लगता है या मुझसे जीत सकती है? विहान ने मन ही मन खुद से कहा। फिर झरना की आंखों में देखते हुए कहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत जाओगी? लगता है? अरे हमें यकीन है कि हम ही जीतेंगे। झरना ने भी उसी अंदाज में कहा। विहान ने उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखते हुए आगे कुछ नहीं कहा और उसके हाथ में अपने हाथ फंसा दिए। झरना ने रुकते हुए कहा, शुरू करने से पहले हमारी एक शर्त है। अगर हम जीते तो तुम हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहोगे। ठीक है, विहान ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कोल्ड वॉइस में कहा। झरना धीरे से मुस्कुराई, जैसे उसे पता हो कि वही जीतने वाली है। विहान बिना चार्ज लगाए हाथों में हाथ फंसाए बैठा था और झरना अपनी पूरी ताकत और फोर्स के साथ विहान के हाथ को झुकाने में लगी थी। क्या खाते हैं? या आधा सेंटीमीटर भी नहीं हिले। ऐसे तो हम हार जाएंगे। कुछ सोच झरना, जल्दी कुछ सोच। बोलते हुए झरना सोचने लगी तो वहीं विहान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। गर्मी लग रही है ना? बोलते हुए झरना एक हाथ से अपने शर्ट के ऊपर के बटन खोलने लगी। झरना को अपने शर्ट के बटन खोलता देखकर विहान उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, यह क्या कर रही हो तुम? गर्मी लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? हमें तो बहुत लग रही है। बोलते हुए झरना ने अपनी शर्ट के 3 बटन खोल दिए। झरना की शर्ट के अंदर की इनवेयर का गला डीप था। विहान एक नजर उसकी हरकतों को देखा और फिर नजरें हटाते हुए गुस्से से झरना की आंखों में देखने लगा। झरना तो होठों पर स्माइल लिए और आंखों में शरारत भरे विहान की खाली नशीली आंखों में ही देख रही थी। विहान की आंखों में देखते हुए ही झरना ने अपनी एक आंख दबा दी। वह एक पल था जब विहान झरना की इस हरकत से हैरान हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए झरना ने विहान के हाथ को एक तरफ झुका दिया, फिर खुशी से उछलते हुए बोली, ये हम जीत गए, हम जीत गए। विहान को झरना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक झटके से झरना का हाथ पकड़ उसे खींचा। झरना विहान के ऐसे खींचने से बेड पर गिर गई। विहान ने झरना के ऊपर आते हुए दोनों हाथों को दबा दिया। झरना वह तो अभी भी मुस्कुरा रही थी। झरना की यह स्माइल विहान को चिढ़ा रही थी। तुमने चीटिंग की है, इश्क और जंग में सब जायज है। क्या तुमने यह कभी सुना नहीं है? झरना ने उसी शरारती अंदाज से कहा। झरना की बातें विहान को और गुस्सा दिला रही थी। विहान ने एक हाथ से झरना के बालों को पीछे से पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर अपने चेहरे के एकदम करीब लाकर कहा, कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? झरना के होठों पर अभी भी हल्की हंसी थी। उसने उसी हंसी के साथ कहा, सच बताएंगे तो क्या यकीन करोगे? क्यों नहीं? विहान ने कहा। जब जब दोनों कुछ बोल रहे थे तो दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। पहली बार इस दिल में किसी को देखकर घंटी बजी है। इश्क हो गया है हमें आपसे, चोर हैं हम, पर हमारा दिल आपने चुरा लिया है। जैसे ही झरना ने यह कहा, विहान की पकड़ उसके बालों पर और कस गई। झूठ बोल रही हो तुम, विहान ने कहा। भरोसा नहीं तो लो। बोलते हुए झरना ने अपने होठों से विहान के होठों को छू लिया। विहान, जिसने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि झरना ऐसा कुछ करेगी, वह झरना की इस हरकत से शॉक हो गया। विहान की पकड़ झरना के बालों पर ढीली हो गई और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। झरना का सर एकदम से बेड पर गिरा।
अब हो गया भरोसा, झरना ने कहा और विहान की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। विहान उसे घूरते हुए उसके ऊपर से उठने लगा तो झरना ने उसके गले में अपने दोनों हाथ लपेट कर कहा, क्यों हीरो, अभी भी डाउट है? कहो तो इस डाउट को और अच्छे से क्लियर कर दूं। बोलते हुए झरना के चेहरे पर शरारत थी तो वहीं विहान ने झरना के हाथ को अपने गले से हटाया और उठकर खड़ा हो गया। गेट आउट, विहान ने एरोगेटली आवाज में कहा। झरना ने एक हाथ आगे बढ़ाते हुए विहान को खुद को उठाने का इशारा किया। विहान ने झरना का हाथ पकड़ उसे जोर से ऊपर की तरफ खींचा। झरना ऐसे खींचने से विहान के सीने से जा लगी। विहान ने एक हाथ से झरना की कमर को कसकर पकड़ा जिससे झरना की सांसें तेज हो गई। विहान के हाथों का टच उसके दिल में एक साथ हजारों तितलियों को उड़ा रहा था। विहान ने अपने होंठ झरना के कान के पास लाकर कोल्ड वॉइस में कहा, दूर रहो मुझसे वरना पछताओगे। अपनी बात बोलकर विहान ने झरना को छोड़ा, उससे अलग हो गया। वह बिना झरना की तरफ देखे वॉशरूम में चला गया। शावर ऑन किया। विहान शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने बार बार झरना का उसके होंठों को छूना याद आ रहा था। विहान ने अपना एक हाथ जोर से दीवार पर मारा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।